वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द नीट एंड जेईई एग्ज़ाम। ये सभी एमसीक्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग आपको ध्यान से करनी है और जिसका भी आंसर आपको मालूम होगा साथ साथ में आपको सोल्व करते जाना है। आंसर्स की बारे में आपको जानकारी होगी वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वैल्यू ऑफ द log बेस 10 के फॉर ए रिएक्शन ए टू बी इज। किसी रिएक्शन के लिए ए टू बी कोई रिएक्शन में इक्विलिब्रियम फॉर्म हुआ है, उसके लिए हमने log ऑफ के मतलब के log ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को सोल्व करना है। उसकी वैल्यू क्या इसके लिए होगी, हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसके साथ दी हुई है। दैट इज़ द चेंज इन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज एंड आर की वैल्यू दी हुई है और एक उन्होंने मल्टीप्लाई को इजी बनाने के लिए हमें आंसर दिया है। तो अब आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमने अगर आपने पिछली दो वीडियोस को देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने डेल्टा जी के साथ इसका रिलेशन बनाया था। इसका रिलेशन क्या था डेल्टा जी के साथ, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और डेल्टा जी का आगे क्या फार्मूला था, दैट इज़ द डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये दोनों फॉर्मूलेज हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप वीडियो को पॉज कर कर इसका आंसर सोल्व करें और आपको इनमें से ऑप्शन चूज़ करना है कौन सा आंसर हो सकता है इसका। ध्यान से सोचिए, दो फार्मूलोज को हमने यहाँ पर ऐड करना है। एक है डेल्टा जी का फार्मूला, दैट इज़ द डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, एंड दूसरा फॉर्मूला है जो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा जी में रिलेशन बनाया था। तो इसका सोल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो सबसे पहले हमारे पास ये फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नोड इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और डेल्टा जी का हमने एक और फार्मूला किया था जो कि लॉग ऑफ के साथ उसको रिलेट करता था, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो क्या वैल्यू थी, -2.303 इंटू आर टी इंटू लॉग बेस 10 इंटू के। और दूसरी तरफ आ गई ये वैल्यू। अब हमें सिंपली सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर यूज़ करना है। तो 2.303 ऐसे ही रहेगा, आर की वैल्यू हमने यूज़ की और फिर हमने यहाँ पर टी की वैल्यू यूज़ की है। टेम्परेचर उन्होंने हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट में, इसको हमने सोल्व करना है। डेल्टा एच की वैल्यू हमें दी गई थी यहाँ पर किलो जाउल में, तो उसको हमने जाउल में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि कौन सी वैल्यू के कौन से यूनिट्स हैं। ये रही डेल्टा एच की वैल्यू, ये हमें किलो जाउल में दी है। हमें इसको जाउल में पहले चेंज करना होगा। नाउ सिंपली हमने ये सभी वैल्यूज़ को यूज़ किया है और ये साइड आपको खुद सोल्व करनी है। इसकी मल्टीप्लिकेशन और बाद में ऐड करना काफ़ी इजी रहेगा। इसका आंसर ही उन्होंने हमें दिया हुआ था। मोस्टली ऐसा ही होता है नीट एंड जेईई एग्ज़ाम में, जो भी आपका सोल्विंग का पार्ट होता है, कैलकुलेशन पार्ट होता है, उसको ज़्यादा मुश्किल नहीं रखा जाता ताकि आपका थोड़े समय में ही वो प्रॉब्लम सोल्व हो सके। तो इसका आंसर हमने डायरेक्टली यूज़ किया। अगर इन दोनों को अगर हम करेंगे सोल्व तो आंसर बन जाएगा 10। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 10। तो बेसिकली हमने ये दो फॉर्मूले यूज़ किए हैं। तो आई होप कि आपने पिछली दो रिवीजन्स की वीडियो को देखा होगा। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ से अपने फॉर्मूलाज को नोट करते जाएं। तो आपको हर एक प्रॉब्लम में जो भी अलग फॉर्मूलाज यूज़ होने वाले हैं प्लीज़ उनको नोट डाउन करें और आपको खुद भी साथ में ही सोल्विंग करनी है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, दैट इज़ बी इज़ द राइट आंसर। तो ये था आपके लिए गिब्स फ्री एनर्जी और एंथैल्पी चेंज के साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सेकेंड क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है, ए गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इन ए वेल इंसुलेटेड कंटेनर। इंसुलेटेड है मतलब क्या होगा, हीट एक्सचेंज जीरो होगा, मतलब कि एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। एक तो हमें यहाँ से ये इंफॉर्मेशन मिल गया। अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर भी क्या है, कांस्टेंट है, ऑफ 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू दी हुई है। फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम 2.50 लीटर टू द फाइनल वॉल्यूम दैट इज 4.50 लीटर। तो हमें वॉल्यूम चेंज दिया है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है और एडियाबैटिक प्रोसेस है। द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू ऑफ द गैस इन जाउल्स विल बी। हमें डेल्टा यू फाइंड करना है। तो आपको बेसिक फॉर्मूला याद होगा, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू।
बट अब Q क्या आएगा 0, क्योंकि वेल इंसुलेटेड है, एडियाबैटिक है, तो ये बन जाएगा W। W का फार्मूला अब ध्यान से देखिए कि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, जब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हम W का फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, -P डेल्टा V। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी सिंपल अब होंगे कॉन्सेप्ट्स। तो प्लीज़ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, पिछली दोनों वीडियोस में से रिवीजन को ध्यान से सुन लें तो आपको ये सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग इनकी हो जाएगी। तो ये हम यहाँ पर बेसिक फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर देखते हैं, ये होता है बेसिक फार्मूला, दैट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q, मतलब हीट प्लस वर्क। वेल इंसुलेटेड है, एडियाबैटिक है, Q 0 हो गया, तो डेल्टा U क्या बन गया हमारा, वर्क ऑफ द एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो यहाँ से आपका एक और फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला भी आपको JEE मेंस एग्जाम में डायरेक्ट 4 मार्क्स में पूछा गया था कि डेल्टा U इज इक्वल्स टू वर्क ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस। इसका हमने लगा लिया P डेल्टा V, प्रेशर की वैल्यू 2.5 atm, वॉल्यूम चेंज 4.5 to 2.5, वो सोल्व किया तो ये बन गया 5। नाउ लीटर एटीएम, ये यहाँ पर मेन था जो जिसके कि आपको 4 मार्क्स मिलने थे, क्योंकि ये तो काफ़ी इजी था यूज़ करना। लीटर एटीएम को अगर हमने जाउल में चेंज करना है तो 1 लीटर एटीएम इज इक्वल्स टू 101.325। ये वैल्यू याद रख लीजिए, 1 लीटर एटीएम इज इक्वल्स टू 101.325 जाउल। ये हमने यहाँ पर यूज़ की वैल्यू मल्टीप्लाई किया और अप्रोक्सीमेटली हमारा 505 जाउल, एंड आंसर का साइन क्या है, माइनस में आ गया है, मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है। तो अगर 505 आंसर आ रहा है माइनस का, तो आंसर कौन सा बन जाएगा, दैट इज सी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ऐसे आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड प्रॉब्लम, the correct thermodynamic condition for the spontaneous reaction at all temperatures। सभी टेम्परेचर्स पर प्रोसेस आपकी स्पॉन्टेनियस हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, मतलब डेल्टा एच का साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब 0 से छोटी वैल्यू, और इंट्रोपी का जो चेंज है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वैसे तो बेसिकली यही हम फॉर्म हमेशा यूज़ करते हैं, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड आंसर है, तो मतलब ए आंसर होना चाहिए। बट अगर इंट्रोपी चेंज 0 भी हो, अगर इंट्रोपी चेंज हमारा 0 भी हो जाए, मतलब ये भी हो जाए, तो भी आपका ये ऑप्शन राइट ही माना जाएगा। तो इसके दोनों ऑप्शन ही ट्रू हो सकते हैं, ए एंड सी। बट अगर आपको कोई एक चूज़ करने के लिए कहा जाए तो आप ए को ही चूज़ करेंगे। अगर ये मल्टीपल ऑप्शंस में आएगा तो आप इसको ए और सी दोनों ही चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को डेल्टा जी के साथ रिलेट करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी के साथ। तो आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स इफ गिब्स फ्री एनर्जी हैज़ द नेगेटिव साइन। अगर गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एच का साइन तो हमें क्या चाहिए, नेगेटिव ही चाहिए। अब अगर डेल्टा एस यहाँ पर होगा ग्रेटर देन 0 तो इसके आगे वाली होगी माइनस, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा नेगेटिव। अगर डेल्टा एस 0 भी हो जाए फिर भी तो डेल्टा जी का आंसर तो माइनस में ही रहने वाला है। तो मतलब दोनों केसेस में ही ये चीज़ पॉसिबल है एट ऑल द टेम्परेचर्स। आइदर एंट्रोपी इंक्रीज होनी चाहिए और एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए और हमारी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होनी चाहिए, तो सभी टेम्परेचर्स पर ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी। तो प्लीज़ इन बातों को याद रखना है। देखिए आपका ये जो MCQ सोल्व करने का हमारा मेन एम क्या है कि आपके ये सभी फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएं, कॉन्सेप्ट्स आपके अंडरस्टैंड हो जाएं, कॉन्सेप्ट्स आपको याद हो जाएं अच्छे से। वो आपको फिर ही याद होंगे अगर आप इनको ध्यान से सुनेंगे, खुद सोल्व कर देखेंगे, तो ही आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। तो हर साल आप जितने मर्जी पेपर पिछले आप ध्यान से अगर ऑब्ज़र्व करेंगे, हमने भी उन्हीं को ही ऑब्ज़र्व किया है, तो उसमें आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो आपके 4 मार्क्स के 2 न्यूमेरिकल्स भी इसमें से, तो आपको इसमें से 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। ऐसा भी बहुत बार हुआ है और दोनों क्वेश्चन ही काफ़ी सिंपल होते हैं पेपर में। तो प्लीज़ आपको इन सभी को ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट इज द फोर्थ प्रॉब्लम, फॉर ए गिवन रिएक्शन डेल्टा एच
is equals to this one, delta S is equal to this one, the reaction is spontaneous at, तो रिएक्शन किस टेम्परेचर की कंडीशन पर स्पॉन्टेनियस होगी ये हमें देखना है। अब देखिए ध्यान से, इंथैल्पी चेंज तो पॉजिटिव है, अगर इंथैल्पी चेंज होता हमारा नेगेटिव तो ऑल टेम्परेचर ही आंसर था जो हमने अभी सोल्व किया था, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तो अब हमें फिर से गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्मूले से ये देखना पड़ेगा कि रिएक्शन किस टेम्परेचर की रेंज पर स्पॉन्टेनियस रहने वाली है। और इसके अलावा मैंने आपको एक पूरा ही एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस का टेबल बनाकर समझाया था पिछली वीडियो में, वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसका आंसर देखते हैं। सो फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी का साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। डेल्टा जी का फार्मूला है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू हमें दी गई है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, अब आपको ध्यान से देखना है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और टी डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, हमें ओवरऑल आंसर चाहिए माइनस का। मतलब ये जो टी डेल्टा एस वाली टर्म है ना, उसका अमाउंट, उसका मैग्नीट्यूड डेल्टा एच से ज़्यादा होना चाहिए। सो देयर इज कंडीशन क्या बनेगी, टी डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच। सो मतलब टी शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच ओवर डेल्टा एस। तो हमने इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पर यूज़ कर लिया है और इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 4 to 5 केल्विन आंसर आ जाएगा। सो टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन द 4 to 5 केल्विन फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। तो आपका ऑप्शंस अगर हम चेक करते हैं तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये था आपका फोर्थ न्यूमेरिकल। आई होप कि अब आपको ये सभी कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे से अंडरस्टैंड होने शुरू हो गए हैं। तो प्लीज़ इनको साथ साथ में सोल्व करना है। आपको इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप को आपने ज्वाइन करना है, उसका नाम है आपके लिए क्लास 12th PCM, ये हमारा नेम है टेलीग्राम ग्रुप का। आपको डिस्क्रिप्शन में से उसका लिंक मिल जाएगा, उसमें से आप इस सभी MCQs की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, बट आंसर्स आपको खुद सोल्व करने होंगे, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो क्लास 12th PCM ग्रुप का नाम है केमिस्ट्री बाय GTC ट्यूशन, वो आप वहाँ से जाकर ओपन करें और वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, फिफ्थ प्रॉब्लम, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। लिक्विड और वेपर स्टेट में इक्विलिब्रियम है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो ये सभी रिलेशंस मैंने आपको पिछली वीडियो के लास्ट में एक इक्वेशन बताई थी, दैट इज़ द क्लोजस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। उसमें से उसकी एक फॉर्म हमने जो वहाँ पर रिप्रेजेंट की थी कि जब लिक्विड वेपर में इक्विलिब्रियम बनता है तो हम चेंज इन प्रेशर विद द चेंज इन द टेम्परेचर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप ने अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको उसका आंसर मालूम होगा, तो हम उसे एक बार दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। तो क्लोजस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या कहती है कि लिक्विड वेपर स्टेट में जब इक्विलिब्रियम बनता है, देन चेंज इन प्रेशर विद चेंज इन द टेम्परेचर इज इक्वल्स टू लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय R इंटू टी स्क्वायर। टी क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, तो पॉजिटिव है टर्म, ये बात का ध्यान रखना है, और dt है, नॉट dt स्क्वायर। तो उधर जो ऑप्शन दिए थे उनमें dt स्क्वायर भी था और एक टर्म थी हमारी नेगेटिव, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गए क्योंकि dt स्क्वायर है और यहाँ पर क्या साइन है, माइनस, तो ये भी गया, आंसर ओनली बचता है बी। सो बी इज द राइट आंसर। दिस इज द क्लोजस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो प्लीज़ इसे याद रखें, लिक्विड वेपर स्टेट में इक्विलिब्रियम पर इसको अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट इज द सिक्स्थ प्रॉब्लम, फॉर ए सैंपल ऑफ द परफेक्ट गैस है, व्हेन इट्स प्रेशर इज चेंज्ड आइसोथर्मली है, आइसोथर्मली मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फ्रॉम द PI टू PF मतलब प्रेशर इनिशियल टू प्रेशर फाइनल, द एंट्रोपी चेंज इज गिवन बाय। तो एंट्रोपी चेंज हमें फाइंड करना है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या होगा। तो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला भी हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्रेशंस बताए थे, तो उसी को हम दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं क्या फार्मूला होता है। सो हमारा बेसिक फार्मूला होता है, फॉर n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोइंग रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एंट्रोपी चेंज इज इक्वल्स टू n इंटू हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ TF ओवर TI प्लस NR नेचुरल लॉग ऑफ PI ओवर PF।
नाउ आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर तो रहेगा कांस्टेंट, सो टी आई इज इक्वल टू टी एफ। तो लॉग एन में नेचुरल लॉग में क्या होगा, टी एफ ओवर टी आई दोनों कैंसिल होकर क्या बन जाएंगे 1, और कोई भी लॉग हो अंदर हो 1 तो आंसर आएगा 0। तो ये पूरी टर्म आपकी हो जाएगी 0, ये पूरी टर्म बन गई आपकी 0, तो आंसर बचता है ओनली दिस वन। तो ये आपका आंसर बन जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एन आर नेचुरल लॉग ऑफ पी आई ओवर पी एफ, एन आर नेचुरल लॉग ऑफ पी आई ओवर पी एफ। तो ये आपका आंसर होगा। तो ध्यान से देखिए कन्फ्यूज़न कैसे होती है, पी एफ ओवर पी आई दिया हुआ है, तो आपको क्या याद रखना है, इनिशियल प्रेशर ओवर फाइनल प्रेशर, और यहाँ पर एन आर है नॉट टी, टी वाले ऑप्शन यहाँ से निगलेक्ट हो जाएंगे, इसमें कोई टी नहीं आएगी। इसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि इंट्रोपी का फार्मूला क्या होता है, इंट्रोपी चेंज का डेल्टा एस का Q अपॉन टी, तो टेम्परेचर के साथ तो डिवाइड हो जाएगी, इसलिए ये सभी टी की वैल्यूज़ यहाँ से हट जाएंगी। तो ऐसे आपको हर फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करना है, बार बार उसे देखेंगे उतारेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं 7th। मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया था, ये जेईई एग्जाम में आ चुकी है, प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल है। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डेल्टा यू का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं। अगर हम यूज़ करते हैं एडियाबैटिक वर्क तो क्या होगा, क्यू इज 0, क्यू 0 है तो ओनली क्या बच जाएगा, डब्ल्यू। तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एडियाबैटिक वर्क। सिंपल सा न्यूमेरिकल था, सीधे 4 नंबर थे इसके। तो ऐसे भी बहुत बार न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो आप सिंपली सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बेस्ड है ये। नेक्स्ट इज द न्यूमेरिकल नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 8। सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें हमारा यूज़ होगा आपके लिए हेसला। तो हेसला आपको याद होगा, उसका हम यूज़ करेंगे और साथ में कुछ डेफिनेशंस का यूज़ करने वाले हैं। स्टेटमेंट को रीड करते हैं ध्यान से। गिवन ग्रेफाइट react with oxygen to form CO2 gas with enthalpy change of this one. Then hydrogen react with the oxygen to form water with enthalpy change of this one. Then carbon dioxide react with the water to forming methane and oxygen with this enthalpy change. तो ये हमें 3 रिएक्शंस दी हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। हमें क्या करना है, बेस्ड अपॉन द अबव थर्मोकेमिकल इक्वेशंस वैल्यू ऑफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन फॉर ग्रेफाइट रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन टू फॉर्मिंग मीथेन। हमें इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज निकालनी है। तो देखिए पेपर में इसको सोल्व करने के लिए आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जो रिएक्शन का हमें सोल्विंग करनी है, हमें इस रिएक्शन के लिए सोल्विंग करनी है, तो आपको इन सभी रिएक्शंस को इसमें ऐड कर या फिर सब्ट्रैक्ट कर ये इक्वेशन बनानी है, बस यही आपका एम है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 को ऐड करेंगे, ठीक है ना, ये टर्म आ जाएगी। बाद में हमें चाहिए 2 हाइड्रोजन, मतलब हम इक्वेशन नंबर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बन जाएगा। देन हमें ये दोनों तो नहीं रिक्वायर, ना ही CO2 ना ही 2H2O, बट हमें मीथेन चाहिए। मीथेन हमें कौन सी साइड पर चाहिए, राइट साइड पर, तो वो ऑलरेडी ही राइट साइड पर है, ये भी ध्यान रखना है। अगर मीथेन इस साइड पर होती तो हमें ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती ताकि वो ऑपोजिट साइड पर चली जाए, बट ये ऑलरेडी ही इस साइड पर है, सेम साइड पर है, तो इसका मतलब हम इनको भी ऐड करेंगे। तो आपका अब सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, क्योंकि पेपर में हमें सभी इक्वेशंस को नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें एंथैल्पीज़ की सोल्विंग करनी है। मैं क्या अब यहाँ पर करने वाला हूँ, 1 + 2 × 2 + 3 सभी को ऐड करना है, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब इसको प्लस इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई प्लस दिस वन, तो आपका एंथैल्पीज़ का आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है तो प्लीज़ जल्दी से इसको सोल्व करें। क्या करना है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको ऐसे ही बीच में ऐड कर दें, सभी को ऐड कर देखें क्या आंसर बनता है। सो फास्ट आपको रिप्लाई करना है कि इसका क्या ऑप्शन हो सकता है। तो मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ कि इक्वेशंस को कैसे सोल्विंग की जाती है। हमने क्या किया, 1 + 2 × 2 प्लस कर दिया हमने 3, तो ये सभी एक साइड पर हो गई थी और ये सभी एक साइड पर हो गए थे। जो टर्म सेम है, जैसे CO2 के साथ CO2 कैंसिल हुई, 2H2O के साथ 2H2O कैंसिल हुआ, 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, ओनली क्या बचा है, CH4, ग्रेफाइट एंड हाइड्रोजन। तो एंथैल्पीज़ को अगर हम सोल्व करते हैं तो
74.8 इसका आंसर आ जाता है। तो काफ़ी यहाँ पर इजी है प्रॉब्लम। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हमें इनको कैसे यूज़ करना है इक्वेशंस को, तो आपके लिए काफ़ी इजी रहने वाला है। सभी को हमने ऐड किया है सिंपली। ओके है, तो हमने 8 प्रॉब्लम्स की है, सभी में आपको कुछ ना कुछ न्यू जानकारी यहाँ पर मिली है। आगे चलते हैं 9th प्रॉब्लम। द हीट्स ऑफ द कंबशन ऑफ द कार्बन एंड द कार्बन मोनोक्साइड आर दिस वन। कार्बन और कार्बन मोनोक्साइड को अगर हम जलाते हैं, कंबशन करते हैं, उनकी हीट्स हमें दी गई है। फाइंड द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड की फॉर्मेशन चाहिए। फॉर्मेशन मतलब उसके एलिमेंट से हमें कार्बन मोनोक्साइड बनानी है। सो मतलब कार्बन प्लस हाफ O2। इस रिएक्शन की हमें चेंज इन एंथैल्पी सोल्व करनी है। तो आपको डेफिनेशन यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब 1 मोल उस सब्सटेंस का बनाना है फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। तो इसका आंसर देखते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन का पहले यूज करते हैं। सो दिस इज द गिवन इन्फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ द कार्बन मोनोक्साइड, दोनों का 1-1 मोल ही हमें यूज करना है। नाउ हमें ये इक्वेशन बनानी है, तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि हमें CO2 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। CO2 के साथ CO2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से O2 में से भी हाफ O2 बाहर निकल जाएगा और हाफ O2 ही बचेगा। सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसका साइन चेंज होगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर सोल्व कर देना है। तो ये बन गया 110 -110। कई बार आंसर हमें अप्रोक्सीमेट दिए होते हैं, तो यहाँ पर भी अगर आप ऑप्शंस को चेक करेंगे -110 की बजाय -110.5 दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको इनको सोल्व करना है। तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम्स हैं। ये दोनों प्रॉब्लम्स आपकी हेस लॉ पर बेस्ड थी। कैसे आपको इक्वेशंस को ऐड करना है, कैसे आपको इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपकी गिवन इन्फॉर्मेशन है, ये हमने बनानी है। इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट कर कर देखें, साथ में ही सोल्विंग करें, तो आपको इसके बारे में पता चल जाए। नेक्स्ट इज द enthalpy change for the reaction 4H gaseous to 2H2 gas is this one. The dissociation energy of HH bond. तो हमें HH बॉन्ड की डेसिएशन एनर्जी चाहिए। तो HH बॉन्ड की डेसिएशन एनर्जी हमें कहाँ से मिलने वाली है। ये मान लीजिए हाइड्रोजन है, इसको ब्रेक किया और हमने 2 हाइड्रोजन गैसियस बनाए। इस रिएक्शन का जो एनर्जी चेंज होगा, एंथैल्पी चेंज होगा, वही क्या होगी, डेसिएशन एनर्जी। तो हमें ऊपर दी गई रिएक्शन को पहले 2 के साथ डिवाइड करना है, फिर हमें उसको रिवर्स कर देना है। तो पहले उसको 2 के साथ डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये थी हमारी गिवन रिएक्शन, हमने इसको 2 के साथ किया डिवाइड और फिर हमने इसको कर दिया रिवर्स। रिवर्स करेंगे तो एंथैल्पी का साइन भी ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये आ जाएगी आपकी डेसिएशन एनर्जी। तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम थी। मतलब अगर आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद हो कि हमें डेसिएशन एनर्जी को कैसे सोल्व करना है, तो ये आपकी सिंपली हो जाएगी। नेक्स्ट इज द 11th प्रॉब्लम। द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व्ड इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। 2 मोल्स हैं, आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल है, फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ द 10 dm³ टू वॉल्यूम ऑफ द 100 dm³। dm³ मतलब होता है लीटर, एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमें इंट्रोपी चेंज फाइंड करना है। तो इंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला हम ऑलरेडी ही अभी डिस्कस करके आए हैं। जो NR वाला फॉर्मूला था वो हम यहाँ पर पूरा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम चेंज का है और आइसोथर्मल का है, तो हम यहाँ पर वॉल्यूम चेंज के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है। सो ये भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको इसके बारे में कोई प्रॉब्लम है तो आप पिछली वीडियो की रिवीजन को अच्छे से देखें, ध्यान से सुने, नोट्स बनाएं, वहाँ से आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। सो एंट्रोपी चेंज इज इक्वल्स टू N इंटू आर नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1। तो सभी वैल्यूज़ को यूज़ करना है और सिंपली सोल्व कर देना है। V2 हमें दी गई थी 100, V1 थी 10। सोल्व करेंगे आ जाएगा log 10, log बेस 10 का अंदर भी है 10, तो वो हो जाएगा 1। सिर्फ इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी थी, तो वो आपका आंसर आ जाएगा 38.3 जाउल पर मोल। तो आंसर आ गया आपका 38.3 जाउल पर मोल पर केल्विन।
नेक्स्ट इज द for the process H2O liquid to H2O gaseous at the 100 डिग्री सेल्सियस and 1 atmospheric pressure, the correct choices, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? तो ध्यान से देखिए, वाटर चेंज हो रहा है अपने वेपर्स में, गैसियस स्टेट में, एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, ये उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। सो इसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो सबसे पहले लिक्विड से वेपर्स बन रहे हैं, तो एंट्रोपी चेंज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। किसका? सिस्टम का। सिस्टम का एंट्रोपी चेंज होना चाहिए पॉजिटिव, बट सराउंडिंग का क्या होगा? सराउंडिंग का ऑपोजिट रहने वाला है। तो इसका आंसर चेक करते हैं, ध्यान से देखिए। तो ये थी हमारी प्रोसेस, तो ये कंडीशन इक्विलिब्रियम में है, तो सबसे पहले ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की है, तो टोटल एंट्रोपी चेंज रहेगा 0, बट सिस्टम का एंट्रोपी चेंज क्या होगा? माइनस ऑफ द सराउंडिंग। अब सिस्टम में तो वाटर से उसके वेपर बन रहे हैं, तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज तो पॉजिटिव हो रहा है, वो अपनी रैंडमनेस को इंक्रीज कर रहा है, तो सराउंडिंग का क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो मतलब कि आपका बी ऑप्शन राइट होगा। तो डेल्टा एस सिस्टम का साइन होगा पॉजिटिव और डेल्टा एस सराउंडिंग का साइन होगा नेगेटिव, तो बी ऑप्शन इज द राइट। तो ऐसे आपको इसको सोल्व करना है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर ही सभी प्रॉब्लम्स पूछी जा रही हैं पेपर में। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनमें से कौन सा राइट नहीं है? सबसे पहले इसकी बात करते हैं। हमने अभी भी फॉर्मूला किया था, डेल्टा जी नोड इज इक्वल्स टू माइनस आर इंटू टी नेचुरल लॉग ऑफ द के। तो ये फॉर्मूला तो सही था, इसी से ही आर टी जाएगा उधर डिवाइड में, माइनस भी उधर जाएगा, और जो लॉग है वो उधर बचा कर क्या बन जाता है? ई की पावर। तो ये फार्मूला आपका सही है, इसी से ही इसको बनाया गया है। सेकंड कौन सा एक्सप्रेशन है? दैट इज हमने फॉर्मूला किया था कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस टी डेल्टा एस ऑफ द टोटल, ये थी हमारी सिस्टम के लिए, तो ये भी फॉर्मूला सही है। इसी से तो हमने स्पॉन्टेनिटी का एक फॉर्मूला बनाया था, स्पॉन्टेनिटी के लिए हमने कंडीशन बनाई थी, क्राइटेरिया बनाया था, ये भी सही है, बी इज आल्सो राइट। नाउ सी, इन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन इज इक्वल्स टू इन द रिवर्सिबल प्रोसेस माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ वी एफ ओवर वी आई, दिस इज आल्सो राइट। ओनली बचता है टी। डी में क्या प्रॉब्लम है? डी में प्रॉब्लम है, ये भी इसी फॉर्मूले से ही बनाया गया है, डेल्टा जी का फॉर्मूला उन्होंने यूज़ किया है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बट ये जो माइनस का साइन था वो यहाँ पर नहीं यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर क्या आना था? ओनली एक यहाँ पर आगे माइनस का साइन होता, तो ये फॉर्मूला आपका सही होता। सो आपका ऑप्शन बन जाएगा डी, बिकॉज दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें क्या आना था? माइनस आना था, ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो अगर हम डेल्टा जी की जगह पर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस भी यूज़ कर लेते हैं, इसको डिवाइड में लेकर जाते हैं, तो आपका ये ऑप्शन बनता है। सो डी ऑप्शन इज द राइट वन। सो आई होप कि आपको ये सभी फॉर्मूलाज अब यहाँ से याद होने शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, 14th न्यूमेरिकल। फॉर द रिएक्शन X2O4 liquid to 2XO2 gaseous, delta U is equals to this one, delta S is equals to 20 कैलोरी पर केल्विन, ये है किलो कैलोरी में, तो पहले ही यही ध्यान रखना, यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। हैंस डेल्टा जी हमें निकालनी है इन द किलो कैलोरी। डेल्टा जी का फॉर्मूला अब हम यहाँ पर कौन सा यूज़ करने वाले हैं? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो हमें डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, हमें डेल्टा एच निकालना है। डेल्टा एच हम इस इन्फॉर्मेशन से निकालेंगे, डेल्टा यू को यूज़ कर। अब यहाँ पर आपका एक और फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स डेल्टा एन जी इंटू आर टी। डेल्टा एन जी अब क्या है? यहाँ पर है गैसियस मोल्स 2, यहाँ पर है 0, क्योंकि लिक्विड है, कोई गैसियस नहीं है, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आएगी? 2 माइनस 0। नाउ डेल्टा एच का ये फॉर्मूला है, तो हमने डेल्टा एन जी की वैल्यू लगाई यहाँ पर 2, तो ये बन गया डेल्टा एच इज इक्वल्स टू 2 आर टी। नाउ सभी की वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, डेल्टा यू की वैल्यू हमने यूज़ की, टी की वैल्यू यूज़ की, आर की वैल्यू हमने किलो कैलोरी में यूज़ की है, तो प्लीज़ किलो कैलोरी में आर की वैल्यू को याद रख लें, 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 किलो कैलोरी, किलो कैलोरीज हो जाएगा ये। डेल्टा एच का आंसर निकालेंगे, डेल्टा यू प्लस 2 आर इंटू टी, 2
आर की वैल्यू है और ये टी की वैल्यू है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3.3 किलो कैलोरी। नाउ डेल्टा जी का फॉर्मूला हम लगाएंगे, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, उसमें भी सभी वैल्यूज़ को लगाएंगे। तो सोल्विंग आपका खुद का काम है, प्लीज़ सोल्विंग करेंगे तो ही न्यूमेरिकल्स आएंगे। पीडीएफ मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में से इसको डाउनलोड कर कर तो साथ में इस क्लास को यूज़ करें और सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व करें। तो आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, -2.7 किलो कैलोरी। नेक्स्ट इज द 15th, काफ़ी इजी है। डेल्टा यू नोट ऑफ द कंबशन ऑफ मीथेन इज -x, देन द वैल्यू ऑफ द डेल्टा एच इज, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, मीथेन की हमने की है कंबशन, तो यही सेम फॉर्मूला हमें लगाना है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। तो हमें डेल्टा एन जी सोल्व करने के लिए रिएक्शन बनानी होगी मीथेन की कंबशन की। तो आपको अगर बनाने में कोई इसका आइडिया है तो बनाएं प्लीज़, इसे सोल्व कर कर देखें जल्दी से। हम इसका आंसर देखते हैं, क्या आंसर हो सकता है इसका। हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा अगर हम मीथेन की करते हैं कंबशन। तो यहाँ पर देखिए 1 गैसियस मोल है और यहाँ पर हैं टोटल 2 एंड 1 दैट इज़ द 3। तो 1 - 3 बन जाएगा -2। यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को लगाते हैं, डेल्टा यू की वैल्यू उन्होंने हमें दी थी -x एंड माइनस इसकी वैल्यू -2 RT, और ये ओवरऑल आंसर ही माइनस में है, तो ये आंसर डेल्टा एच से लेस देन ही होगा। तो मतलब क्या होगा, डेल्टा एच का आंसर डेल्टा यू से छोटा होगा, सॉरी दिस इज़ लेस देन -x, क्योंकि इसमें से तो एक और वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है। सो दिस इज़ लेस देन -x, सो डेल्टा एच इज़ लेस देन डेल्टा यू। तो ऐसे आपको इनमें रिलेशन बनाने हैं। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा यहाँ से, सी इज़ द राइट ऑप्शन, डेल्टा एच इज़ लेस देन डेल्टा यू नॉट। तो यहाँ तक हो गए आपके 15। नेक्स्ट इज द 16th प्रॉब्लम, दिस इज़ वेरी वेरी इजी। ए रिएक्शन A + B + 2C + D + Q, Q ऐड हो रहा है प्रोडक्ट की साइड, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट बाहर आ रही है। फाउंड टू हैव ए पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव है, हीट भी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही है। तो हमने शुरू में ही एक प्रॉब्लम में यही बात का डिस्कशन किया था कि रिएक्शन हमारी सभी टेम्परेचर्स पर ही स्पॉन्टेनियस होगी। सो द रिएक्शन विल बी पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। तो डी इज़ द राइट आंसर। काफ़ी सिंपल है, सीधा आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो यही बात हमने यहाँ पर बताई हुई है। सो डेल्टा जी हर एक टेम्परेचर के लिए रहेगी नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा एच है नेगेटिव, डेल्टा एस है पॉजिटिव। रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड पर अगर हीट को क्यू के साथ ऐड किया हो, मतलब उसमें से हीट बाहर आई है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज द 17th, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इजी भी है। द प्रॉब्लम ऑफ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड टू हाफ फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, किसी गैस को हाफ कर दिया गया है। देन स्पेसिफिक हीट विल बी, स्पेसिफिक हीट में क्या चेंज होगा, सोचिए और इसका आंसर बताइए। बहुत ही इजी है। अगर आपको स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन याद है, क्या डेफिनेशन थी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ द 1 ग्राम सब्सटेंस, मतलब वो यूनिट मास के लिए डिफाइन की जाती है, मतलब वॉल्यूम, गैस की वॉल्यूम हाफ कर दें उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज रिमेन्स कांस्टेंट, वो नहीं चेंज होगी। तो सीधा सा इसका आंसर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ये उसका फॉर्मूला था Q/m इंटू डेल्टा टी। Q क्या थी, हीट एडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द 1 ग्राम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज द 18th, द कंबशन ऑफ द बेंजीन गिव्स द CO2 एंड H2O। बेंजीन को हमने जलाया है तो ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं। गिवन दैट हीट ऑफ द कंबशन ऑफ द बेंजीन इज दिस वन, बेंजीन की हीट ऑफ कंबशन दी गई है। हीट ऑफ कंबशन ऑफ द बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी, बेंजीन की हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमें दी गई है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमें कांस्टेंट प्रेशर पर उसकी हीट ऑफ कंबशन को सोल्व करना है। सो ध्यान से देखिए, इसमें आपके लिए एक जो है वो ध्यान से यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ क्या है कि कांस्टेंट वॉल्यूम की जो हीट दी गई है दैट इज़ अ क्यू वी। क्यू वी हमने प्रूव किया है, क्यू वी इज़ द डेल्टा यू।
एंड हमें कांस्टेंट प्रेशर पर सोल्व करनी है, दैट इज़ द QP क्या होता है, डेल्टा एच। तो यहाँ से आपको आइडिया होगा हमें डेल्टा एच सोल्व करना है, डेल्टा यू हमें दिया गया है, मतलब फिर से वही फॉर्मूला डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। तो ये पहचान करनी यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट थी। नहीं तो आपको यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न होने वाली है। तो डेल्टा एन जी पहले हमने रिएक्शन बनाई है मीथेन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। मैंने आपको पिछली रिवीजन वीडियोस में इसकी एक जनरल फॉर्म भी बताई थी, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ आपके काफ़ी इजी हो जाएंगे सभी न्यूमेरिकल्स। नाउ डेल्टा एच हमें सोल्व करना है, डेल्टा यू की वैल्यू लगाई, डेल्टा एन जी की वैल्यू लगाते हैं और आर और टी की वैल्यू लगाई, सोल्विंग कर कर आपका आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन कौन सा होगा राइट? बी इज द राइट आंसर। सो बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इज द 19th, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रॉब्लम, ध्यान से देखिएगा इसको। द बॉन्ड डेशिएशन एनर्जी ऑफ x2, y2 एंड xy आर इन द रेशो 1:0.5:1। इन सभी की बॉन्ड डेशिएशन एनर्जी का रेशो दिया गया है, मतलब इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है और इसको ब्रेक करना है, सिंपल सी बात है। डेल्टा एच फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई इज दिस वन, एक्स वाई की फॉर्मेशन की इंथैल्पी भी दे दी। द बॉन्ड डेशिएशन एनर्जी ऑफ x2 विल बी, x2 की बॉन्ड डेशिएशन एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले हमें जो रिएक्शन बनानी है वो क्या है, फॉर्मेशन वाली। फॉर्मेशन मतलब x2 प्लस y2 फॉर्मिंग xy, तो इनका दोनों का हाफ यूज़ करना पड़ेगा। तो हाफ x2 हाफ y2, तो क्या बनेगा xy। इस रिएक्शन की हमें एंथैल्पी के बारे में डिस्कशन करनी है, तो ध्यान से देखते हैं। ये हो गई फॉर्मेशन ऑफ xy। नाउ इन सभी की बॉन्ड एनर्जीज हैं रेशो में 1:0.5 मतलब 1/2 एंड रेशो 1। हमने k के साथ इन सभी को मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ें बन जाएंगी। नाउ डेल्टा एच हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं रिएक्शन के लिए, हाफ ऑफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ x2 प्लस हाफ ऑफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द y2, दैट इज द k/2 थी, इसकी थी k, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द रेक्टेंट्स माइनस सम ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है -200, तो यहाँ से हमने k को सोल्व कर लिया, दैट इज 800 किलोजूल पर मोल। तो आप सिंपली k को सोल्व कर सकते हैं। लास्ट प्रॉब्लम इज काफ़ी सिंपल है, इन विच केस द चेंज इन एंट्रोपी इज द नेगेटिव। इनमें से किस केस में एंट्रोपी चेंज होगा नेगेटिव? इवेपोरेशन ऑफ वाटर, नो, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। एक्सपेंशन ऑफ गैस, इसमें भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, इसमें भी हो रही है, ओनली डी ऑप्शन। गैसियस एटम्स जुड़कर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, सो इसमें ही एंट्रोपी चेंज क्या होगा, माइनस में होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, तो इसका आंसर होगा डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है इसलिए भी। तो ये थे आपके टोटल 20 MCQs फ्रॉम JEE एंड नीट एग्ज़ाम्स। उनकी प्रेपरेशन के लिए आपकी ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो प्लीज़ पिछली 2 रिविजन्स वीडियोस को ज़रूर देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।